गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर चल रहा है, पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एक्सपेंशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। टॉपिक का नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। इसको समझने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो, देखो व्हेन वी मेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, when we make a heat change to a system, अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट चेंज लाते हैं। अब हीट चेंज लाने का क्या मतलब हो गया? हीट चेंज लाने का मतलब हो गया कि या तो हम सिस्टम को हीट देते हैं, आइदर हीट गिवन और हीट टेकन। मतलब उस सिस्टम में सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी मीडियम आ सकता है, गैसियस मीडियम भी आ सकता है। अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट चेंज लाते हैं, आई मीन हीट या तो देते हैं या हीट ले लेते हैं, उसे हीट चेंज कहते हैं, आइदर हीट गिवन और हीट टेकन। तो क्या होता है तब वो हीट, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन हीट तब वो हीट क्या करता है? दो काम करता है। या तो उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर देगा। कैसे? अगर सिस्टम को हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सिस्टम से हीट निकाल रहे हो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। या स्टेट चेंज कर देता है। स्टेट का मतलब सॉलिड है लिक्विड बना दिया, आइस से मेल्ट करा दिया, या उल्टा भी बोल सकते हो, लिक्विड से सॉलिड बना दिया। कैसे? पानी से, वाटर से जब आप हीट निकालते हो तो वो जम जाता है, वाटर को हीट दिया वेपर बन गया। तो ये सब सारी चीजें करता है कौन? हीट। तो क्या कहा मैंने? व्हेन वी मेक हीट चेंज टू अ सिस्टम, जब हम एक सिस्टम में हीट चेंज लाते हैं, ध्यान से सुनना, तो वो हीट जो हम देते हैं या जो हीट लेते हैं वो क्या करता है? व्हेन हीट आइदर जो मैंने बोला वही लिख रहा हूं, आइदर चेंजेस द टेम्परेचर, और चेंज द स्टेट। दो काम करता है वो हीट, याद रखना। या तो वो टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर देगा, या टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे नहीं करेगा तो याद रखना, या तो वो टेम्परेचर को चेंज कर देगा या स्टेट को चेंज कर देगा। याद रखना, आप कभी भी सिस्टम में हीट चेंज लाते हो, सिस्टम को हीट देते हो या सिस्टम से हीट लेते हो, तो वो हीट दो काम कर सकता है। जैसे मान लो हीट दे दिया, एक आयरन के रॉड को मैंने हीट दे दिया, वो गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। उसको फ्रिज में डाल दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया, ठंडा हो गया, टेम्परेचर नीचे आ गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहां वाटर से हीट निकाल लिया, बर्फ बन गया, आइस बन गया, स्टेट चेंज हो गया। वाटर में हीट दे दिया, आइस में हीट दे दिया, आइस वाटर बन गया, वाटर में दिया तो गर्म होकर वेपर बन गया, तो ये स्टेट चेंज हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी सिस्टम में हीट चेंज लाते हो, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हीट चेंज का मतलब या तो हीट देते हो या उससे हीट निकाल लेते हो। वो हीट चेंज दो काम करेगा, या तो टेम्परेचर को ही बदल देगा, और टेम्परेचर को अगर नहीं चेंज करेगा तो स्टेट बदल देगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो याद रखना है, हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, हीट एट वन टाइम, एक टाइम पे, वन वर्क, एक टाइम में हीट एक ही काम करता है। मतलब कहने का मतलब है हीट एक टाइम में एक ही काम करेगा। ये नहीं कि हीट के चेंज लाने से एक ही टाइम में स्टेट भी बदल रहा है और टेम्परेचर भी बदल रहा है, ऐसा नहीं होता। हीट एक टाइम में एक ही काम करता है, या तो टेम्परेचर चेंज होगा एट सेम स्टेट। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, जब तक टेम्परेचर चेंज होगा तब तक स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे बताऊं? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस पिघल जाता है, जब तक आइस मेल्ट होते रहता है तब तक 0 डिग्री मामला रहता है, या जब तक वाटर आइस में बदलता है, फ्रीज होता है, तब तक 0 डिग्री होता है। मेरे कहने का मतलब जब तक टेम्परेचर चेंज होगा तब तक स्टेट चेंज नहीं होगा, और स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, याद रखना। ठीक है? वर्क आइदर, तो हीट एट वन टाइम डज वन वर्क, हीट एक टाइम में एक ही काम करता है, आइदर टेम्परेचर चेंज एट सेम स्टेट और स्टेट चेंज एट सेम टेम्परेचर। ये भी याद रखना। यानी मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया
कि जब आप किसी भी सिस्टम में हीट चेंज लाते हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप किसी सिस्टम में हीट चेंज लाते हो तो वो हीट चेंज एक टाइम में एक काम करेगा। पहली बात, या तो टेम्परेचर बदल देगा, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा होगा तो स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, गैस है तो गैसेज ही रहेगा। और अगर ध्यान से सुनो, और अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हो या हीट लेते हो, मेरे कहने का मतलब जब उसमें आप हीट चेंज लाते हो तो वो हीट दो काम करता है, मैं बार बार समझा रहा हूं। एक काम तो ये करेगा, या तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा, घटा देगा, या उसके स्टेट को बदल देगा, सॉलिड है लिक्विड बना देगा, लिक्विड है सॉलिड बना देगा, वाटर है वेपर बना देगा, मतलब स्टेट बदल देगा। लेकिन एक टाइम में एक काम होगा, अगर हीट चेंज लाने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं। अब ये तो था हीट का कॉन्सेप्ट कि हीट लेने देने से क्या होता है। अब उसमें आता है हीट कैपेसिटी। तो बोलोगे सर हीट कैपेसिटी क्या है? आपने तो टॉपिक लिखा था हीट कैपेसिटी, हमें तो इसमें आना चाहिए। तो कहा जाता है, ध्यान से, जो हीट कैपेसिटी है ऑफ एनी मैटर, मैटर जब मैं बोल देता हूं, जब मैं मैटर बोल दूंगा तो समझ जाना उसमें लिक्विड, सॉलिड, गैस सब आ गया। हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मैटर, मैटर बोल दिया तो अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सॉलिड बोले, लिक्विड बोले, गैस बोले। हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मैटर डिफाइंस एबिलिटी टू चेंज टेम्परेचर और चेंज स्टेट बाय चेंजिंग द हीट। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हीट कैपेसिटी होती है वो हर मैटर के कई टाइप होते हैं, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, हर मटेरियल की अपनी अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी क्या बताता है कि कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रॉपर वे में अपने टेम्परेचर को या अपने स्टेट को चेंज कर सकता है अगर उसमें हीट चेंज लाया जाए तो। मान लो मेरे हाथ में दो सब्सटेंस है, दो मटेरियल है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को हीट दे दिया, दोनों गर्म हो गया, दोनों का टेम्परेचर बदल गया या दोनों का स्टेट बदल गया, लेकिन इस वाले हाथ में जो बॉडी है उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज हो गया। हमने हीट बराबर ही दिया था, एक ही मास का सब कुछ था, सब कुछ एक, मतलब कि अलग अलग मटेरियल अलग अलग थे, कोई कॉपर का ब्लॉक था, कोई एल्यूमिनियम का ब्लॉक था, मास सेम था, हीट भी सेम दिया, लेकिन इसमें टेम्परेचर चेंज जल्दी आ गया, इसमें टेम्परेचर चेंज आया बट थोड़ा धीरे धीरे आया। तो आप बोलोगे इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ये जो एबिलिटी होती है, या स्टेट बदल गया, हमारे दोनों हाथ में दो आइस का क्यूब है, 5-5 किलो का, 5 किलो का इधर है, 5 किलो का इधर है, एक जैसा क्यूब है, दोनों को हीट दे दिया, एक आइस थोड़ा जल्दी पिघल गया, एक आइस धीरे धीरे पिघल गया, मेल्ट तो ये भी हो रहा है बट स्लो स्लो हो रहा है। तो आप बोलोगे इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होता है जो एबिलिटी बताता है। किस चीज की एबिलिटी? जो आप पढ़ रहे हो, क्या चीज की एबिलिटी? कि हीट चेंज लाने से कितना प्रॉपर वे में टेम्परेचर बदल रहा है या स्टेट बदल रहा है। तो जिस मटेरियल के लिए, जिस मैटर के टाइप के लिए ये कांस्टेंट ज्यादा होगा हीट कैपेसिटी, समझो वो उतने प्रॉपर वे में, अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा और स्टेट बदल रहा है तो स्टेट चेंज होगा। फिजिक्स में हर टॉपिक में एक कांस्टेंट है। अब बताओ कहां कांस्टेंट नहीं है? फ्रिक्शन में म्यू है, विस्कोसिटी में ईटा है, पूरे फिजिक्स में कोई फॉर्मूला बनता है तो कांस्टेंट टपक ही जाता है। कांस्टेंट क्या बताता है? कांस्टेंट बताता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को। अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो बोलोगे सर वो जो भी चीज आप समझा रहे हो वो प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा है। तो वही चीज तो है, हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। जिस मटेरियल के लिए ये हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसमें ये उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अब बोलोगे कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि टेम्परेचर चेंज लाने से, सॉरी हीट चेंज लाने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है, दोनों में से जो भी हो रहा है वो कितना प्रॉपरली हो रहा है।
वो बताता है कौन सा कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी। अब जब आपने इतना देख लिया है, पूरा डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, तो हीट कैपेसिटी में अब आप ध्यान से देखना बच्चे, हीट कैपेसिटी में अब जो पॉइंट आता है वो सुनो ध्यान से। हीट कैपेसिटी जब आप पढ़ रहे हो तो हीट कैपेसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर 3 टॉपिक बनते हैं, याद रखना। हीट कैपेसिटी में जब आप पढ़ोगे, जब हीट कैपेसिटी हमने पढ़ाया, इस कांस्टेंट के बारे में बताया, तो इसके अंदर 3 पार्ट बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे हम एस से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड पार्ट है मोलर हीट कैपेसिटी, तब समझाऊंगा, अभी 2 मिनट वेट करो, इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। इस हीट कैपेसिटी, इस प्रॉपर्टी, इस कांस्टेंट तो पढ़ाया मैंने अभी, इसके पार्ट्स बन रहे हैं। तीसरा पार्ट होता है लेटेंट हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी, ध्यान से सुनना, इसे हम एल से इंडिकेट करते हैं। ध्यान से देखो वीडियो। हीट कैपेसिटी पढ़ा दिया मैंने, एबिलिटी होता है किस चीज की एबिलिटी, या तो टेम्परेचर चेंज करने की, या तो स्टेट चेंज करने की। कब, जब हम हीट चेंज लाते हैं, बस यही तो है। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी किस वे में बांटा गया है, अब सुनिएगा। इसके बारे में बताया जाता है, इट डिफाइंस एबिलिटी टू चेंज, अब मन में चला टू चेंज, क्या चेंज, 2 चीज चेंज होता है, स्टेट या टेम्परेचर। क्या लिखूंगा देखना, टू चेंज टेम्परेचर, ओके। जब टेम्परेचर चेंज हो गया है तो स्टेट चेंज होने का सवाल होता ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम में तो एक ही काम होगा, टू चेंज टेम्परेचर ऑफ किसका, ऑफ किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन उसके मास का, ऑफ गिवन मास, को भी गिवन मास का। लिख देता हूं मैं, इन सेम स्टेट, ऑब्वियसली बात, स्टेट भी सेम ही होगा। कब ये सब होगा, जब हीट चेंज लाएंगे, बाय चेंज ऑफ हीट। अच्छा, चेंज ऑफ हीट का मतलब समझते हो ना, हीट देना या हीट लेना। मतलब कोई भी मास, एक सब्सटेंस के मास की एबिलिटी, एक मैटर के मास की एबिलिटी, क्योंकि वो कितने प्रॉपर वे में अपने टेम्परेचर को बदल सकता है सेम स्टेट में। देखो, जब टेम्परेचर बदल रहा है तो स्टेट तो सेम होगा ही होगा, अंडरस्टूड सी बात है। लिख दोगे तो और टीचर खुश हो जाएगा कि ये डिफाइन करता है क्या, एबिलिटी किस चीज का। पहले बताओ, ये जो टॉपिक है, फिर से मैं बता दूं, इस टॉपिक में आप किस चीज की एबिलिटी पढ़ रहे हो, 2 चीज की, या तो टेम्परेचर चेंज करने की, या तो स्टेट चेंज करने की। कब, जब हीट देते और लेते हैं। अब इसके अंदर अगर हम सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की एबिलिटी पढ़ रहे हैं तो वो इसका कौन सा टाइप बनेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे हम एस से इंडिकेट करें। ऑब्वियस सी बात है, किसका, ये इंपॉर्टेंट बात है, किसका, एक सब्सटेंस के गिवन मास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, और ये हर मटेरियल के लिए अलग होगा। अगर वो मास कॉपर का है तो इसका कांस्टेंट अलग होगा, एल्युमिनियम का है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी अलग होगी। ये नेचर वाइज बदलती है, टाइप्स ऑफ मैटर के हिसाब से बदलती है। अब बोलोगे सर ठीक है ये हो गया, ये क्या है सर, बोलेंगे अभी बताते हैं। इसके बारे में लिखाया गया, इट डिफाइंस, अगेन सेम चीज लिखूंगा बेटा, एबिलिटी ऑफ, एकदम सेम एबिलिटी, वंस अगेन मुझे सेम लिख दूं मैं, टू चेंज टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर चेंज करने की एबिलिटी बताता है, लेकिन सुनो तो सही। अच्छा, ऑफ गिवन नंबर ऑफ मोल्स, यस, वो मास की एबिलिटी बताता था, ये मोल्स की बताता है। दोनों एक ही चीज की एबिलिटी बता रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप, टेम्परेचर चेंज होने की। लेकिन वो किसका था, ये किसका था, ये किसका था, मास का, और ये किसका है, मोल्स का। बट एबिलिटी एक ही चीज बता रहा है, क्या, कि वो कितने प्रॉपर वे में अपने टेम्परेचर को बदल सकता है। कब, जब हीट देंगे लेंगे। है दोनों एबिलिटी किस चीज का, टेम्परेचर चेंज करने का एबिलिटी डिफाइन करता है। कब, जब हीट देते या लेते हैं, हीट चेंज लाते हैं। लेकिन फर्क है, ये मास के लिए है प्रॉपर्टी, ये मास के लिए फिक्स वैल्यू है, और ये मोल्स के लिए कांस्टेंट। अब आ जाओ सर, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा क्या है, लेटेंट हीट। इसके बारे में बताया गया, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग,
इसके बारे में बताया गया। वंस अगेन इट डिफाइंस एबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है एबिलिटी बताएगा, टू चेंज, हो गया बहुत टेम्परेचर चेंज, द स्टेट, अच्छा ये एबिलिटी बताएगा अगर किसी भी मैटर का स्टेट बदल रहा है। जब स्टेट बदलेगा तो अंडरस्टूड सी बात है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी लिख देंगे, टू चेंज द स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरी गुड। लेकिन कब, ये सब कब होता है, व्हेन हीट चेंजेस, जब हीट दिया जाता है या लिया जाता है। इस बात को कभी नहीं भूलना, पूरे जीवन नहीं भूलना। तो हीट कैपेसिटी मेन है, मेन बॉस है ये, इसके 3 बच्चे हैं। ये क्या बताता है, एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी, टू चेंज द हीट, टू चेंज द टेम्परेचर और टू चेंज द स्टेट, व्हेन, कब, जब हम हीट देते या लेते हैं, व्हेन वी मेक द हीट चेंज। अब इसमें अगर टेम्परेचर चेंज करने की एबिलिटी सिर्फ डिफाइन करनी है तो इसका टाइप होगा स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट। फर्क होगा, ये मास के लिए है और ये मोल्स के लिए। और अगर आपको डिफाइन करना है एबिलिटी स्टेट बदलने का, स्टेट बदलने की एबिलिटी फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो लेटेंट हीट। तो हीट कैपेसिटी के अंदर 3 टाइप बढ़ गए, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप ध्यान से सुनना। एक को एस से इंडिकेट करते हैं, एक को सी से करते हैं, एक को एल से करते हैं। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से देखिए, आज इस टॉपिक को हम कराएंगे। और अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं जरा सुनो, आप ध्यान से सुनो। अब क्या कहा गया, एस के 2 पार्ट, एस पी एस वी, सी पी सी वी, एल के 2 पार्ट, एल एफ एल वी। बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या चीज आपने बता दिया, अभी बताता हूं मैं, अभी बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। मान लो किसी भी सब्सटेंस को आपने हीट दिया, किसी भी मास को आपने हीट दिया, मास को, ले भाई मास को दे दिया, ले पकड़, और वो हीट देने से उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये कौन एबिलिटी बताएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन आपको पता है टेम्परेचर तो चेंज हुआ लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ। मतलब हीट दिया लिया जो कर रहे हैं, मास को कर रहे हैं, टेम्परेचर बदल गया, लेकिन प्रेशर भी एक चीज होती है ना, मटेरियल की, मैटर की, वॉल्यूम भी एक चीज होती है, प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो वहां पे एस के नीचे छोटा सा पी लिख देंगे, इसको क्या कहेंगे, लिखने के बाद क्या पढ़ोगे इसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, यानी अगर कांस्टेंट में भी सब पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस में, अगर मैं कांस्टेंट लिखूंगा और नीचे छोटा सा पी लिख दूंगा तो समझ जाना ये एबिलिटी बता रहा है मास का, स्पेसिफिक हीट है तो मास का ही बताएगा। किस चीज की एबिलिटी, टेम्परेचर चेंज होने की, कब, जब हीट ले रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ जाएगा वो बंदा, अच्छा प्रेशर कांस्टेंट। और इसका मतलब सेम होगा बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट के नीचे हम कभी छोटा सा भी लिखेंगे फॉर्मूले में, 2 मिनट में आने वाला है फॉर्मूला, तो समझ जाना कि सर हीट लेने और देने से उस मास का बोलेंगे ना, जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रहे हैं तो मास का ही होता है कि सर हीट लेने और देने से टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। देखो हीट दोगे और लोगे तो टेम्परेचर तो चेंज होना ही है या स्टेट चेंज होना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अगर प्रेशर फिक्स है, प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या पहचान होगा, छोटा सा पी लिखाएंगे कांस्टेंट के नीचे। वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ रहा है तो छोटा सा वी लिख देंगे। उसी तरह सी है, सी को क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, तो सी को आप क्या कहोगे, मोलर हीट कैपेसिटी, और नीचे आपने छोटा सा पी लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर मोल के लिए बता रहे हो कि हीट देने और लेने से मोल का टेम्परेचर बदल रहा है, मोल का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, बट प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कांस्टेंट के नीचे छोटा सा पी लिखा मिलेगा आपको। और अगर सेम चीज है, सेम चीज बस नीचे छोटा सा वी लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो या लेते हो और अगर टेम्परेचर बदलता है, वो मास का है, मास के लिए है, तो वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट यूज होता है। वो मोल के लिए है तो मोलर हीट कैपेसिटी यूज होता है।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हीट देने और लेने से टेम्परेचर तो चेंज होना ही होना है, लेकिन प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कांस्टेंट के नीचे छोटा सा पी लिखाएगा, चाहे वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, चाहे वो मोलर हीट कैपेसिटी। याद रखना। अब लेटेंट हीट के दो पार्ट क्या है, जरा सुनिएगा। इसको कहते हैं एलएफ। एलएफ का मतलब होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर किसी ने आपसे कहा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज है, इसको समझाओ, तो याद रखना, अगर आपसे कोई बोले कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो सुनो, कहा यह जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यह होता है कि ये लेटेंट हीट कब यूज होता है, ये किस चीज की प्रॉपर्टी बताता है, ये सब्सटेंस की कब प्रॉपर्टी बताता है, जब स्टेट बदल रहा हो। तो कितने प्रॉपर वे में स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने में एक तो चेंज होता है स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, जैसे आइस टू वाटर। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखना, ये कब यूज करेंगे, जब फेज कहां से कहां चेंज होगा बेटा, सॉलिड टू लिक्विड। सब चीज याद रखना। और जब आपका लगे कि स्टेट चेंज हो रहा है, एल वी, एल के नीचे वी लिख दिया, एलवी का मतलब ये हो गया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट इसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे हम कब यूज करेंगे, जब लिक्विड टू वेपर, जैसे पानी वाटर वेपर बन गया, तो वहां पे क्या यूज करोगे आप बेटा, लिक्विड का। उस केस में जो आप कांस्टेंट लोगे उसे आप कहोगे लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, वेपोराइजेशन। याद रखना, उसे कहोगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसका मतलब ये हो गया जब आप कहां से कहां जा रहे हो, लिक्विड टू वेपर। वेपर बोलो या गैस बोलो, जो बोलना है बोलो, लिक्विड टू वेपर। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ध्यान से सुनिएगा आप, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हीट कैपेसिटी है, फिर से देख लो, वो बताता है एबिलिटी। अब बोलोगे किस चीज की एबिलिटी, एबिलिटी बताता है कि हीट देने या लेने से, हीट चेंज लाने से कितना प्रॉपरली टेम्परेचर बदल रहा है या स्टेट बदल रहा है। टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और अगर ये एबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने की है, ये एबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की है, ये एबिलिटी क्या है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने की है, किसका, मास का, तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहां पे अगर कोई एबिलिटी है किस चीज का बेटा, मान लो किस चीज की एबिलिटी है, मोल का, टेम्परेचर चेंज होने का, कि मोल अपने कितने अच्छे से टेम्परेचर बदल रहा है, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर एबिलिटी है स्टेट चेंज होने की, स्टेट की, स्टेट चेंज हो रहा है तो कैसे चेंज हो रहा है, कितना प्रॉपरली हो रहा है, तो लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट के अंदर देखो, कांस्टेंट में भी दो पार्ट होते हैं। अगर कांस्टेंट के नीचे छोटा सा पी लिख दिया, छोटा सा वी लिख दिया, तो समझ जाना वो सब टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पर प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और स्टेट बदलने में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, दोनों बात है। बर्फ पिघल के पानी, पानी जम के बर्फ, बात तो एक ही है। तो वहां लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब वेपराइजेशन कब यूज होता है, जब वाटर वेपर, वेपर कंडेंस होकर वाटर, तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये पॉइंट पढ़ने के बाद, इतना कांस्टेंट पढ़ने के बाद, अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनो। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं जरा सुनो। मान लो डी क्यू है, ये डी क्यू हीट गिवन और टेकन है, ये हमने हीट दिया और हीट लिया। ध्यान से सुनना, फॉर्मूले में आ रहा हूं मैं। अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस को हमने हीट दे दिया या हीट ले लिया, जो मर्जी, टू चेंज टेम्परेचर ऑफ अ मास, ऑफ गिवन मास। मान लो आपने किसी भी सब्सटेंस को हीट दिया या हीट लिया, और ये हीट देने और लेने से उस मास का क्या टेम्परेचर चेंज हो गया। तो याद रखना, वो हीट जो है, एक तो डिपेंड करेगा कितना मास था, ऑब्वियसली जितना मास ज्यादा होगा, जितना बड़ा मास होगा, उतना हीट चाहिए उसको, उतनी उसकी भूख ज्यादा है। और दूसरा टेम्परेचर चेंज, आप कितना टेम्परेचर चेंज ला रहे हो, कितना ऊपर तक ले जाना चाह रहे हो उतना हीट दो, कितना नीचे गिराना चाह रहे हो उतना हीट निकालो।
तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को, मेन फॉर्मूला भी आया, वो तो कांस्टेंट डिफाइन कर रहा था, जब हम किसी भी मटेरियल को हीट देते हैं, क्यों हीट देते हैं, क्या करने के लिए, टेम्परेचर चेंज करने के लिए। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज होने की बात होगी ही नहीं। तो वो हीट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास कितना है उस पे और टेम्परेचर चेंज कितना ला रहे हो उस पे। दोनों को कंबाइन जब कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा बेटा, एक जगह करोगे तो m इंटू डी टी और हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट वही आएगा। मास के लिए क्या कांस्टेंट होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी हमने पढ़ाया ना कौन सा कांस्टेंट है जो मास का टेम्परेचर चेंज होने का एबिलिटी बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां आ गया वो कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, ये वो हीट का फॉर्मूला है, कंपटीशन हो 11 तो सब पे फॉर्म आएंगे इस पे सवाल। ये वो हीट का फॉर्मूला है जिसके लेने और देने से किसी भी गिवन मास का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो जब भी हम उस हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, जिसके देने और लेने से मास का टेम्परेचर बदल जाए, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे MSDT। एस दे देगा, हर मटेरियल का दे देगा। अब मान लो इस कांस्टेंट के नीचे आपने छोटा सा P लिख दिया, बोलोगे अच्छा सर मैं बताता हूं, हीट लेने और देने से मास का टेम्परेचर बदल गया है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट। अब आपने क्या किया, इसके नीचे छोटा सा V लगा दिया, बोलोगे अच्छा सर हीट देने और लेने से टेम्परेचर चेंज हो गया मास का, बट वॉल्यूम कांस्टेंट। सब चीज याद रखना। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो हीट है, ये हीट है, हीट चेंज जो है, हीट चेंज का मतलब होता है गिवन और टेकन सब होता है बेटा। हीट चेंज, गिवन और टेकन दोनों आ गया। हीट चेंज कैसा, हीट चेंज टू अगेन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, टू चेंज द टेम्परेचर अगेन बट ऑफ गिवन मास था ना, अब आ गया मोल्स। अब ये हीट वो है जो गिवन मोल्स का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, घटा रहा है। तो सेम चीज है, ये हीट किस पे डिपेंड करेगा, वहां जैसे मास था वो मास पे डिपेंड करता था, कितना बड़ा मास है कितना छोटा मास है, यहां डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। व्हाट इज एन हेयर बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स कम है। और दूसरा फैक्टर तो आप जानते हो, चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर एक जगह कंबाइन कर दो, बहुत सिंपल है, एक जगह कंबाइन कर दोगे तो n इंटू डी टी, और जब n हटाओगे फिर वही बात आ गई, कांस्टेंट तो आना ही आना है। तो मोल के लिए कौन सा कांस्टेंट बना है जो टेम्परेचर चेंज होने की एबिलिटी बताता है, मोलर हीट कैपेसिटी, NCDT। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे उस हीट का फॉर्मूला बताओ, मुझे उस हीट का फॉर्मूला बताओ जो मास को दिया जाता है और उसके लेने देने से, हीट को देने से या हीट को निकालने से मास का टेम्परेचर बदलता है, तो वो फॉर्मूला है MSDT। और बोला जाए कि मुझे उस हीट का फॉर्मूला बताओ जो गिवन मोल्स को देने से, मास को नहीं मोल्स को देने से टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, तो फॉर्मूला बोलोगे NCDT। फिर वही बात, C के नीचे P लगा दिया तो समझ जाओगे अच्छा सर, मतलब टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन मोल का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट। अगर मान लो C के नीचे आपने छोटा सा V लगा दिया, बोलोगे अच्छा सर हीट देने और लेने से मोल का टेम्परेचर तो ऊपर नीचे हो रहा है यहां पर, बट वॉल्यूम कांस्टेंट। अब मैं बोलूंगा ठीक है भाई, इतना तो आपने बता दिया, अब मेरे को भाई उस हीट के बारे में बात करनी है। ये जो हीट है, ये हीट गिवन और टेकन चेंज जब मैं लिखता हूं ना, जब मैं हीट चेंज लिखता हूं, ध्यान से देखना आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं हीट चेंज लिखता हूं तो उसमें गिवन और टेकन दोनों आ जाता है। तो मान लो मैंने कहा ये वो हीट चेंज है जो चेंज द स्टेट, जो स्टेट को बदल रहा है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। देखो फिर वही बात मैंने शुरू में डिस्कस कर दिया था, बार बार नहीं भूलना है कि जब स्टेट बदलेंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये वाली हीट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। ऑब्वियस सी बात है बेटा, तो उसे मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जब ये तो वो हीट है ना जिसके डी क्यू क्यों लगाते हैं, डी क्यू चेंज ऑफ हीट, लेना देना। तो ये वो हीट है जो मास का स्टेट बदल रहा है। तो जब मास का स्टेट बदलेगा तो फिर तो टेम्परेचर चेंज की कोई बात आ ही नहीं सकती। तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। बड़ा सा आइस क्यूब है तो ज्यादा हीट चाहिए पिघलाने के लिए, छोटा सा क्यूब है छोटे हीट में पिघल जाएगा। कम वाटर को वेपर बनाना है, कम हीट दो। तो ये सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा, यहां टेम्परेचर चेंज का कोई मतलब है ही नहीं।
तो हटाएंगे तो अपने आप एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट यहां पे एल आ जाएगा। याद है ना, जब स्टेट चेंज होता है तो वो कौन सा कांस्टेंट डिफाइन करता है, एल, m इंटू एल। यस, दिस इज द फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। अब स्टेट चेंज में अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ क्या चलेगा, फ्यूजन के टाइप होते हैं। अब स्टेट चेंज में मान लो, स्टेट चेंज में अब आ रहा है मामला कि मान लो लिक्विड टू वेपर या वेपर से लिक्विड, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, तो वहां पे कौन सा हीट चलेगा, सेम फॉर्मूला चलेगा, एकदम सेम, बस एल के नीचे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी का मतलब क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो एक बार आप बोर्ड पे नजर मारो और ध्यान से देखो, इस बोर्ड पे हमने 3 फॉर्मूले लिखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो मास को देने पे, गिवन मास, सब्सटेंस के मास को देने पे उसका टेंपरेचर ऊपर नीचे कर देता है, बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपके सामने है, वो है MSDT। ये हीट कब यूज करेंगे, ये वो हीट है जो गिवन मास का टेंपरेचर अप डाउन कर रहा है, दिया तो बढ़ा दिया, लिया तो घटा दिया। मैंने बोला कौन सा फॉर्मूला है फिजिक्स में जिसके लेने और देने से, जिसके लेने और देने से गिवन मोल, मोल का, आप मेरी बात समझो, गिवन मोल का, एक मोल को दिया, नंबर ऑफ मोल्स, उसका टेंपरेचर ऊपर नीचे हो रहा है, तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, NCDT। उसमें नंबर ऑफ मोल आएगा तो मोलर हीट कैपेसिटी आएगा, कांस्टेंट बदल जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला है जिसमें मास को हीट लेने और देने से उसका स्टेट बदल जाता है, स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से वेपर बन गया, तो उसका फॉर्मूला है m इंटू एल, वहां लेटेंट हीट आता है कांस्टेंट। अब लेटेंट हीट के अंदर भी 2 बातें आ गई, अगर स्टेट सॉलिड से लिक्विड है, आइस टू वाटर है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर वाटर से वेपर स्टेट बदल रहा है, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहे हो, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बोलते हैं सब लोग कि सर ये तीनों कांस्टेंट आपने पढ़ा दिया, अब जरा हम इस कांस्टेंट की यूनिट को भी देख लेते हैं, जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा कान खोल के सुनना, अच्छे से सुनना। सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, ये स्पेसिफिक हीट यूनिट है। आपको मैं एक बात बताऊं, यूनिट ऑफ हीट, इस सब चीजों को मत भूलना। जो हीट की यूनिट होती है, एक होती है जूल और एक यूनिट होती है कैलोरी। हीट की 2 यूनिट होती है बेटा, ध्यान से सुनो, एक होता है जूल और एक होता है कैलोरी। और ये भी याद रखना कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, एग्जैक्टली 4.18 होता है, बट हम राउंड ऑफ करके इसे 4.2 जूल लिख देते हैं, ये सब चीज याद रखना। तो हीट की 2 यूनिट होगी। हीट है क्या आखिर, अरे भैया हीट क्या है, एनर्जी है ना। व्हाट इज हीट, हीट इज द एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट तो जूल होगी, लेकिन यहाँ कैलोरी में भी लिया जाता है हीट में, स्पेशल हीट में। जूल तो सबकी यूनिट होती है नॉर्मल, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हो, बट हीट के लिए एक अलग यूनिट और बनाया गया है, क्या, कैलोरी। और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल, बात को नहीं भूलना। तो अब मैं जरा वापस आ रहा हूं और मैं जरा बोलूंगा, भाई मेरे को एक काम करो, सब कांस्टेंट की यूनिट भी बताओ। ये कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसकी यूनिट हम आराम से लिख सकते हैं। देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, अगर जूल मिलेंगे तो जूल, कैलोरी मिलेंगे तो कैलोरी, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये मास नीचे डाल दो तो क्या हो गया, पर केजी, टेंपरेचर नीचे डाल दो, क्या आ गया, पर डिग्री सेल्सियस। हमें इसकी यूनिट लिखनी है तो मास नीचे आएगा, टेंपरेचर नीचे आएगा, तभी तो यूनिट लिख पाएंगे। तो जूल या कैलोरी अपॉन मास, किलोग्राम या ग्राम, टेंपरेचर में डिग्री सेल्सियस या केल्विन, फॉर्म तो यही रहेगा। जूल की जगह पे कैलोरी आ सकता है, किलोग्राम की जगह पे ग्राम आ सकता है, डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन भी आ सकता है। अब किसी ने कहा कि मुझे ना सर इसकी यूनिट बता दो, इस कांस्टेंट की, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी की, जो मोल के लिए डिफाइन हुआ है, तो कहां यूज होता है, उस हीट के फॉर्मूले में जो मोल का टेंपरेचर बदलता है। तो यहां पे देखो जूल, सी को कैसे लिखेंगे, जूल, सी को अलग करना है ना, तो नीचे मोल आएगा तभी तो सी अलग हो पाएगा, जूल, इसको नीचे डाल दो, पर मोल, टेंपरेचर नीचे डाल दो, पर डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियस सी बात, ये अलग हो गया। यूनिट कैसे लिखते हैं, एस को अलग कर दो, हीट अपॉन मास अपॉन टेंपरेचर, एस अलग हो गया, सारा यूनिट लिख दो।
इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी की? कैसे यूनिट कैसे लिखते हैं आप समझ नहीं पा रहे हो क्या? सबकी यूनिट लिख दो ना यार, सबकी यूनिट लिख दो। सी को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल नीचे, टेम्परेचर नीचे, तभी तो सी अलग हो पाएगा एक तरफ, और सबकी यूनिट लिख दो आप, सिंपल। अब किसकी यूनिट की बात करेंगे हम? लेटेंट हीट की। बड़ा आसान है। लेटेंट हीट को कैसे करेंगे? इधर है क्या जूल, अगर क्या है केजी, केजी नीचे डाल दो तो क्या बन गया? लेटेंट हीट की यूनिट क्या बन गई बेटा? जूल पर केजी। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? तीनों कांस्टेंट की क्या है बेटा? बताएंगे जरा, तीनों कांस्टेंट की यूनिट। तो 3 फॉर्मूले आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट हुए। वो कौन सा फॉर्मूला है जो किसी मास को दिया जाता है, सब्सटेंस के मास को, और उसके देने से टेंपरेचर ऊपर नीचे हो जाता है? तो बोलोगे सर वो फॉर्मूला है MSDT। यहाँ पे कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिस मटेरियल के लिए, जिस मास के लिए ज्यादा होगा वो उतना प्रॉपर्ली अपने टेंपरेचर को बढ़ा घटा देगा। और कौन सा फॉर्मूला है जो गिवन मोल्स का टेंपरेचर ऊपर नीचे करता है, उस हीट का फॉर्मूला? तो बोलोगे NCDT। ये कांस्टेंट है, इसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और वो कौन सा हीट का फॉर्मूला है जिसको लेने और देने से किसी भी मास का स्टेट बदल जाता है, टेंपरेचर वही रहता है, स्टेट चेंज हो जाता है? तो बोलोगे ML। अब स्टेट में अगर सॉलिड टू लिक्विड फेज में जा रहे हो तो फ्यूजन चलेगा, लिक्विड से वेपर फेज में जा रहे हो तो वेपराइजेशन चलेगा। ये सब चीजें हैं। आप हर मटेरियल के लिए, हर सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट अलग है। सब कांस्टेंट की क्या हमने निकाल दी? यूनिट। यूनिट में कैसे निकालते हैं यूनिट? इसकी निकालनी है तो सबका रख दो, इसकी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? हीट अपॉन मास अपॉन टेंपरेचर, तब तो ये अलग हो पाएगा यूनिट में। इसकी निकालनी है तो क्या करोगे? हीट अपॉन मोल अपॉन टेंपरेचर। अब हीट में लोग जूल भी लिखते हैं, हीट की यूनिट कैलोरी भी लिखते हैं, मास में ग्राम भी चल सकता है, टेंपरेचर में डिग्री सेल्सियस भी होगा, केल्विन भी होगा, डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा है, हीट कैपेसिटी, हीट का फॉर्मूला बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। आप देखना इसकी अगली वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें मैं इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तब तक लाइक करो, शेयर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय।